क्वेश्चन अब ये देखें। सबसे पहले पार्ट में तो वो सेंटेंस कंप्लीशन पूछेगा। वो एरर भी मुख्तलिफ है। मैं आपको बता दूं कि जो एरर फाइंड करनी होती है सेंटेंस में वो भी मुख्तलिफ है। वो कैसे, वो आगे आपको आगे चलकर पता लगेगा। अब ये देखें, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर ए टू डी। ए टू डी में जो ऑप्शन है इनके मुताबिक सेलेक्ट करना है कि ऑप्शन कौन सा है। तो देखते हैं क्या है। चिल्ड्रन डिपेंड डैश ऑन पेरेंट्स फॉर फूड एंड क्लॉथिंग। इसमें प्रेपोजिशन का उसने पूछा है, प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन डिपेंड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। डिपेंड के साथ प्रेपोजिशन लगती है ऑन। डिपेंड के साथ ऑन प्रेपोजिशन हमेशा लगती है। डिपेंड के साथ दूसरी प्रेपोजिशन भी लग सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन में यहाँ पे सूटेबल कौन सी होगी। सूटेबल वो वाली होगी जो इस सेंटेंस को करेक्ट सेंस में बयान करेगी। तो सेंटेंस को करेक्ट सेंस में कौन बयान कर रहा है? डिपेंड ऑन। किसी चीज़ पर डिपेंड करना डिपेंड ऑन होता है। किसी चीज़ पर डिपेंड करना डिपेंड ऑन। अगला एमसीक्यू देखते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है। दूसरा एमसीक्यू है, उसमें पूछ रहा है कि आई एम डैश दैट ही पास बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है थैंकफुल। थैंकफुल होता है। थैंकफुल के साथ थैंकफुल अकेला नहीं आ सकता। थैंकफुल के साथ कोई ना कोई आएगा, जैसे थैंकफुल टू हिम, थैंकफुल टू गॉड। अगर यहाँ पे टू गॉड होता सेंटेंस में, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट ही पास्ड बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड। थैंकफुल टू आता, टू गॉड होता अगर, तो फिर थैंकफुल ठीक होना था। कीन का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना। यहाँ पे इसका मतलब नहीं बन रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये देंगे शॉक्ड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वर्क भी हार्ड किया था और वो पास भी हो गया। इसमें शॉक होने वाली कोई कौन सी बात है। तो ये शॉक भी रॉन्ग हो गया। थैंकफुल भी नहीं आएगा, कीन भी नहीं आएगा। तुम्हारे पास ऑप्शन बच गया ग्लैड। तो बंदा खुशी ही होता है जब बंदे को पता हो कि उसने मेहनत की है और वो पास भी हो गया, तो बंदा खुश ही होगा। आई एम वेरी ग्लैड दैट ही पास्ड बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड। अगर यहाँ पे होता आई एम वेरी डैश दैट ही पास्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड वेरी हार्ड, तो यहाँ पे शॉक्ड आता, क्योंकि उसे उम्मीद तो नहीं थी कि वो पास हो जाएगा, लेकिन वो पास हो गया। अगला एमसीक्यू है, देखें अगली सेंटेंस कंप्लीशन। देर आर डैश मैनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर द रिजल्ट ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देर हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। देर हैज़ मैनी स्टूडेंट नहीं आ सकता। देर हैव मैनी स्टूडेंट नहीं आ सकता। देर वाज मैनी स्टूडेंट, अब मैनी स्टूडेंट्स हैं यहाँ, तो मैनी स्टूडेंट्स तो प्लूरल हुआ ना, तो यहाँ आएगा देर आर मैनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर द रिजल्ट ऑफ टेस्ट। अब ये देखें, एक इंग्लिश का रूल भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैनी आ होता है सिंगुलर। मैनी आ स्टूडेंट अगर आ जाए मैनी आ स्टूडेंट्स वर वेटिंग या वाज वेटिंग, तो आप लगाएंगे वाज वेटिंग। तो यहाँ पे मैनी आ नहीं था, मैनी था सिर्फ। तो मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब कौन सा है? आर। अगली सेंटेंस कंप्लीशन में देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। सम पीपल डैश क्लेम टू बी वेजिटेरियन एक्चुअली अलाउ देमसेल्व्स टू ईट फिश एंड चिकन। अब ये देखें, पीपल के साथ कौन सा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा आएगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा आएगा? विच आएगा, हुम आएगा, हु आएगा या वाई आएगा? विच तो नहीं आ सकता, विच तो बिल्कुल नहीं आ। सम पीपल विच क्लेम, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। वाई भी नहीं आ सकता, वाई क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हुम भी नहीं आ सकता। सम पीपल हुम क्लेम, हुम का मतलब होता है कि किस चीज़ की उसकी, अगर उसकी मलकियत थी वो चीज़। जैसे आई मेट अ गर्ल whom mother I had met yesterday। तो यहाँ पे whom ठीक है।
यहाँ पे हु आएगा, सम पीपल हु क्लेम टू बी वेजिटेरियन। यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा करेक्ट होगा, हु आएगा। हुम का मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं आएगा, विच और वाई तो वैसे भी कॉमन सेंस नहीं बन रही। अब ये देखें, अगला है कि एरर, एरर फाइंड करें कहाँ पे एरर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरर यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी यूएचएस में। यूएचएस में नो एरर वाला ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे नो एरर वाला ऑप्शन भी मौजूद है, नो एरर वाला ऑप्शन भी मौजूद है। अब ये देखें, इसमें क्या होगा, मदर वाज, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। मतलब कि फ्रेज ढूंढनी है जो गलत है, वो टिक लगानी है। मदर वाज प्योरिंग आउट। प्योरिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ में, किसी लिक्विड चीज़ को किसी गिलास या किसी भी बॉडी में डालना। प्योरिंग आउट द टी व्हेन आई इंटर्ड द रूम। अब ये देखें, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। मदर, ए बी और सी और डी को देखेंगे, मदर वाज प्योरिंग आउट द टी व्हेन आई इंटर्ड द रूम, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो एरर होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, नो एरर। अगर आपको कोई गलती ना मिले सेंटेंस में तो इसका ऑप्शन नो एरर होगा। अगली एरर करेक्शन देखते हैं, उसमें क्या है। अब ये देखें, द वेदर वाज टू हॉट फॉर अस टू थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक। अब ये देखें, नो एरर वाला ऑप्शन उसने फिर दे दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कि नो एरर होगा या ए बी सी या डी में कोई होगा। अब ये देखें, द वेदर वाज फॉर टू हार्ड फॉर अस। अब ये देखें, आपने ये एक रूल पढ़ा होगा कि टू हार्ड टू ड्रिंक, टू कोल्ड टू टच। इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं उनके साथ ये टू का मतलब होता है नहीं। TOO आ जाए तो उसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस। देर वाज, द वेदर वाज फार टू हॉट। उसने एक सेंटेंस में कहा कि वो वाक के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वाक के बारे में जाना सोच भी नहीं सकते थे। तो यहाँ पे TOO वाला टू आएगा, टू हार्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक। मतलब कि वो वॉक पर जाने का सोच भी नहीं सकते थे, तो यहाँ पे टू हार्ट, TOO वाला हार्ट आएगा, टू हार्ट फॉर अस टू थिंक। मैंने आपको फ्रेजेस भी बता दी कि ये फ्रेजेस होती हैं, जैसे द वेदर वाज टू क्लाउडी टू गो टू स्कूल। मतलब टू गो टू स्कूल मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि वेदर इतना क्लाउडी था, इतनी बारिश वाला था कि हम स्कूल नहीं जा सकते थे। द रोड वाज टू स्लिपरी, द रोड वाज टू स्लिपरी टू रन आ कार ऑन इट। मतलब रोड इतना स्लिपरी था कि हम उस पर कार नहीं चला सकते थे। तो यहाँ पे TOO हार्ट वाला आएगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि वो वॉक पर जाने का सोच भी नहीं सकते थे। अभी देखें, अगली एरर करेक्शन है, ड्यूरिंग द डे देर इज़ ऑफन टू गार्ड्स एट द एंट्रेंस। नो एरर वाला ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है नो एरर वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग द डे देर इज़ ऑफन टू गार्ड्स। अब ये देखें, यहाँ पे टू गार्ड्स उसने दिया है, टू गार्ड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, देर आर ऑफन टू गार्ड्स, देर आर ऑफन टू गार्ड्स। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है देर इज़ ऑफन टू गार्ड्स, तो गलती कहाँ पे है, गलती देर इज़ में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देर इज़ में गलती है, तो बीटा हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस द ट्विन्स वर ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर। नो एरर वाला ऑप्शन भी उसने दिया, आप देखते हैं नो एरर हो सकता है या नहीं। बिकॉज ऑफ तो ठीक है, देयर आइडेंटिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस यहाँ तक तो ठीक है। द ट्विन्स वार, ट्विन्स के साथ वार ही है, आवाज़ नहीं आता। ऑफन मिस्टेक, A B C और D भी ठीक लग रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा, नो एरर। नो है, जब आपको कोई गलती नहीं मिले, ये पिछले पेपर्स का पैटर्न है, हो सकता है कि वो इस दफ़ा पैटर्न चेंज कर दे या नो एरर वाला ऑप्शन ना दे, जिस तरह UHS वाले नहीं देते थे, जिस तरह UHS वाले नो एरर वाला ऑप्शन नहीं देते थे, उस तरह हो सकता है कि नम्स वाले भी इस साल ना दे, लेकिन पिछले सालों में उन्होंने नो एरर वाले ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं पेपर की डिस्कशन में। अब ये देखें,
अब सिनोनिम उसी तरह देगा जिस तरह 2018, 17, 16 में यूएचएस वाले देते थे। वो सन 2019 में तो उन्होंने किया था यूएचएस वालों ने कि सेंटेंस कंप्लीशन दे दी थी। सिनोनिम्स की भी सिनोनिम इस तरह नहीं दिए थे जिस तरह यहाँ दिए हुए हैं। तो आपने सिनोनिम भी याद कर लेने हैं एहतियातन, क्या पता पेपर पैटर्न किस तरह का आ जाए। अब ये देखें, उसने यहाँ पूछा है कि मोस्ट सिमिलर वर्ड, यहाँ पे उसने सिनोनिम नहीं पूछा, पूछा है कि मोस्ट सिमिलर वर्ड, सिमिलर। तो मोस्ट सिमिलर वर्ड ढूंढना है एंग्जाइटी का, किसका, एंग्जाइटी का मोस्ट सिमिलर वर्ड। अब ये देखें, वरी, वरी हो सकता है, एंग्जाइटी का मतलब परेशान होना। स्पोर्ट, स्पोर्ट क्यों नहीं हो सकता, स्पोर्ट का मतलब किसी को दिलासा देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। होप का मतलब उम्मीद, कंफर्ट का मतलब कंफर्ट, आराम सुकून। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वरी है। ये तो बहुत आसान सा था। आपको आसान भी दे सकता है, मुश्किल भी दे सकता है। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे इंग्लिश में नंबर खींचना चाहता है या इंग्लिश में नंबर देना चाहता है। ये उनकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा, ये उनकी स्ट्रैटेजी, नम्स की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा कि वो मेरिट को कम रखना चाहते हैं या मेरिट को ज़्यादा रखना चाहते हैं। अगर वो मेरिट को कम रखना चाहते होंगे तो वो इंग्लिश का पोर्शन डिफ़िकल्ट भी दे सकते हैं। वो इंग्लिश का पोर्शन डिफ़िकल्ट इसलिए देंगे कि मेरिट कम हो। बच्चों के 190, पिछली बार तो 199 आ गए थे। वो चाहेंगे कि 190 तक बच्चे रुके रहें, तो वो इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल दे देंगे। अगर इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल भी आ जाए तो बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते। अगर दूसरा मुश्किल आ जाए, जिस तरह नम्स कैंसल्ड में हुआ था, फिज़िक्स का पोर्शन मुश्किल आ गया था, तो पंजाब के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, इसलिए पेपर कैंसिल हो गया था। वो इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल भी दे देंगे, आउट ऑफ सिलेबस भी दे देंगे, तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सके। इसलिए वो मेरिट को कंट्रोल कर सकते हैं इंग्लिश के ज़रिए। इंग्लिश की आपने टेंशन नहीं लेनी है। अगर इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल आएगा तो वो सबके लिए मुश्किल होगा, अगर इंग्लिश का पोर्शन आसान आएगा तो वो सबके लिए आसान होगा। इसलिए आपने इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी। इंग्लिश को बाकी सब्जेक्ट की तरह ही तैयार करें। तो अगला देखते हैं, ओरिजिनल। ओरिजिनल का क्या होगा, ओरिजिनल का सिनोनिम मतलब मोस्ट जो होगा, मोस्ट सिमिलर वर्ड इसका क्या होगा। ओरिजिनल, कॉपीड तो नहीं हो सकता, कॉपी तो ओरिजिनल की कॉपी होती है। आईडी, आईडी का मतलब ख्याल, ये भी नहीं हो सकता। टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका होना, ये भी नहीं हो सकता। ओरिजिनल, रियल, तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, रियल। ओरिजिनल, रियल इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड है। प्रवोक, प्रवोक का मतलब होता है उभारना, किसी चीज़ को उभारना, किसी चीज़ को ज़्यादा करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। डी, अब ये देखें यहाँ पे उसने मुश्किल वर्ड दिए हैं ऑप्शंस में। डिफेस का मतलब होता है किसी चीज़ की शक्ल को ख़राब करना, किसी चीज़ की सूरत को ख़राब करना, सूरत को ख़राब करना। लाइनाइज, लाइनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देना। लाइनाइज का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा अहमियत दे देना किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा अहमियत दे देना। रिमूव का मतलब होता है, रिमूव का मतलब आप सबको पता है कि उतारना या रिमूव करना। पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। एग्रेवेट, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, एग्रेवेट, बढ़ाना, किसी चीज़ को मुबालगा आराई करना। तो यहाँ पे एग्रेवेट और प्रवोक मोस्ट सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का उसने पूछा कि थ्रेटनिंग का क्या होगा। थ्रेटनिंग का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना। अब ये देखें, फ्लाइटी का मतलब होता है इरिस्पॉन्सिबल। फ्लाइटी का मतलब इरिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार ना हो, गैर जिम्मेदार। फ्लाइटी होता है एडजेक्टिव, मतलब आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो एक फ्लाइटी किस्म का आदमी है, इरिस्पॉन्सिबल किस्म का आदमी है। चास्ट, अब ये देखें, चास्ट का मतलब होता है सिंपल, प्लेन, सादा। हैलोड, हैलोड का मतलब है कि किसी चीज़ को मुकद्दस करार दे देना। अगर आप किसी चीज़ को मुकद्दस करार दे दें तो उसे कहते हैं हैलोड। जैसे अगर कोई मस्जिद हो तो आप उसको कहते हैं कि मास्क,
तो मॉस्क को हम कह सकते हैं कि मॉस्क इज़ अ हैलोड प्लेस फॉर मुस्लिम। हैलोड प्लेस मतलब किसी चीज़ को हमने मुकद्दस करार दे दिया है, वो चीज़ पाक है। मॉस्क इज़ अ हैलोड प्लेस फॉर मुस्लिम। ग्लोबल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी। थ्रेटनिंग में इरिस्पॉन्सिबल फ्लाइटी, अब ये देखें, थ्रेटनिंग में फ्लाइटी का कोई चक्कर नहीं है, चास्ट सिंपल कोई चक्कर नहीं है, हैलोड मुकद्दस और थ्रेटनिंग का कोई चक्कर नहीं है, ग्लोबल बैनुल अक़वामी और थ्रेटनिंग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अग्रेसिव का इसमें ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? अग्रेसिव। ऑप्शंस को पहले डिलीट कर लिया करें, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब ये देखें, अब उसने पूछे हैं कि मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अब हम एंटोनिम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि पैसेज में वो क्या देगा। पैसेज में मैंने आपको बताया था कि नम्स रिकंडक्ट में भी ये पैसेज आया था। पैसेज में आपने ये ढूंढना होता है कि इन क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो नीचे दिए गए हैं। नम्स रिकंडक्ट में भी ये पैसेज आया था, और जो नम्स कैंसिल हुआ था उसमें भी ये पैसेज आया था, पैराग्राफ आया था, जिसमें आपने नीचे दिए गए सवालों का आंसर देना होता है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को चेक की जाए कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है तो उसमें से आप अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हों कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या है, तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछे हैं, अब ये देखें, आपने पैराग्राफ पढ़ना है। पहले पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ के, मेरा ये मशवरा होगा कि अगर इस दफ़ा ये आ गया, ये पैराग्राफ पेपर पैटर्न में आ गया, तो आप इसको सबसे आखिर पे करें, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में देर लग सकती है। तो आप इसको सबसे आखिर पे करें ताकि जब टाइम बचा हो तो आप पैराग्राफ आसानी से पढ़ सकें। तो क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम एन एयरलाइनर टेक्स टू रीच न्यूयॉर्क फ्राम कराची एयरपोर्ट थ्रू लंदन इन अ नॉन स्टॉप फ्लाइट। अब ये देखें, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आसानी से जवाब दे सकेंगे। मैंने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उन्हीं लाइंस को अंडरलाइन करूँगा। अब ये देखें, इसका आंसर है, यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करें। अबाउट 100 पीपल आर ट्रूपिंग आउट टू इंटर द gigantic jet propelled airliner that will be at London airport 12 hours from now। लंदन तक कितना? 12 आवर्स। अब आगे देखते हैं, एंड नो विल फ्लाई अटलांटिक ओशन टू रीच न्यूयॉर्क अ मियर 6 आवर्स आफ्टर लीविंग लंदन। तो लंदन से न्यूयॉर्क तक 6 आवर्स, तो टोटल कितने बन गए? 18 आवर्स। टोटल 18 आवर्स हो गए। तो उसने पूछा है कि कराची से लंदन के ज़रिए न्यूयॉर्क तक जाने के लिए, कराची से न्यूयॉर्क तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो उसने बताया है पैराग्राफ में कि कराची से लेकर लंदन तक 12 घंटे लगेंगे, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक 6 घंटे लगेंगे। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 18 आवर्स लगेंगे। इसी से उसने दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज़रूर डालेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से वो पूछ रहा है कि द अंडरलाइन फ्रेज दिस रूम रेफर्स टू। तो उसने अंडरलाइन भी किया होगा कोई लफ्ज़। अब ये देखें, इसको गौर से देखें, तो उसने ये अंडरलाइन किया हुआ है दिस रूम। मैंने ये पैराग्राफ पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि इसलिए इसका आंसर मैं डिपार्चर लाउंज लगा रहा हूँ। ये बिल्कुल आसान सा था, बिल्कुल आसान होता है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत भी नहीं है। जिसने एम कैट की तैयारी की होती है उसको ये तो पैराग्राफ तो पढ़ना आता है, उसमें से क्वेश्चन वो आसानी से ढूंढ लेगा। तो यहाँ पे डिपार्चर लाउंज इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने पहले पैराग्राफ पढ़ा हुआ है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में पढ़ लें और करेक्ट आंसर दे दें अगर आपको मेरा आंसर गलत लगे तो। लेकिन आंसर यही है, डिपार्चर लाउंज। अब ये देखें, एक और पेपर से मैंने ये उठाया है। तो एक पेपर में वो एक ही पैराग्राफ देगा, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इस तरह एक और पेपर से ये पैराग्राफ उड़ाया है। आप देख सकते हैं इंग्लिश का पोर्शन नम्स का। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वाई इज़ पावर बीइंग टर्न्ड ऑफ। तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है। ये पैराग्राफ इसके मुतल्लिक है कि एक इलाके में बिजली जाने वाली है और उसके बारे में इतला की जा रही है कि बिजली जाने वाली है, क्यों बिजली जाएगी और कितनी देर तक बिजली जाएगी, और इसके मुतल्लिक वो उसने क्वेश्चन पूछे हैं। वाई इज़ पावर बीइंग टर्न्ड ऑफ। तो अगर आप पैराग्राफ को
पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर द इलेक्ट्रिक कंपनी इज़ प्लानिंग ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर द इलेक्ट्रिक कंपनी इज़ प्लानिंग to turn off power in certain district during the day. This will reduce the total demand for electricity. अब ये देखें उसने यहाँ पे आंसर दे दिया, why is power being turned off, तो क्यों की जा रही है, this will reduce the total demand for electricity. To reduce total demand for electricity, इसका आंसर क्या होगा, to reduce total demand of electricity. अब ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैराग्राफ से उसने दिया, हाउ लॉन्ग विल पावर बी ऑफ, कितनी देर तक जो बिजली है वो गायब रहेगी, बिजली नहीं आएगी। तो इसका आंसर, अब पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर से, पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एंड प्रिवेंट अ सिटी वाइड शट डाउन इलेक्ट्रिकल सर्विस, पावर विल नॉट बी आउट लॉन्गर दैन 2 आवर्स इन योर एरिया। अब ये देखिए उसने यहाँ पे आंसर दे दिया कि पावर 2 घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ऑप्शन हम ढूंढेंगे, ऑप्शन क्या है इसमें, हाउ लॉन्ग पावर बी ऑफ, तो पावर कितनी देर तक ऑफ रहेगी, लेस दैन 2 आवर्स। उसने कंफ्यूज करने के लिए 2 आवर्स के 2 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उसने पैराग्राफ में बताया है कि पावर विल नॉट बी आउट लॉन्गर दैन 2 आवर्स। अब ये देखें इससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि आप एक पैराग्राफ पढ़ के उसमें से दिए गए जो कंप्रीहेंशन है आप उसको अच्छी तरह से समझ पाए हैं, आप उसको अच्छी तरह से कंप्रीहेंड कर पाए हैं या नहीं। अगर आप ये पैराग्राफ अच्छी से कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश कंप्रीहेंशन स्ट्रांग है और आप किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के अहल हैं। अगर किसी को ये पैराग्राफ कंप्रीहेंड करने में मुश्किल होती है तो उसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगी। सिनोनिम और एंटोनिम में तो हर कोई फंस सकता है अगर मुश्किल अल्फाज आ जाए, लेकिन ये पैराग्राफ हर कोई कर सकेगा जिसकी इंग्लिश कंप्रीहेंशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आगे पीछे मैंने एंटोनिम छोड़े थे, एंटोनिम भी आप देख लें एंटोनिम कैसे आते हैं। चूज़ द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट। मोस्ट नियरली अपोजिट क्या होगा, मोस्ट नियरली अपोजिट पूछा है मैंडेटरी का। अब ये देखें मैंडेटरी का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, कोई लॉ होता है, कोई कानून होता है जिसको ओबे करना ज़रूरी होता है, मतलब कि नमाज़ पढ़ना मैंडेटरी है मुसलमानों के लिए, तो इसका मैंडेटरी का अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट अगर आप देखें चारों ऑप्शन में तो अपोजिट होगा वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि चीज़ ज़रूरी नहीं है लेकिन आप वैसे ही आप उसको रज़ा कराना तौर पर कर रहे हैं, रज़ा कराना तौर पर आप उसको कर रहे हैं। आप किस चीज़ को रज़ा कराना तौर पर कर रहे हैं मतलब वो कोई लॉ नहीं है, वो कोई कानून नहीं है जिसको आपको वे करना पड़ेगा, बस आप अपनी मर्ज़ी से उसको कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन वॉलंटरी होगा। मैंडेटरी का बिल्कुल अपोजिट वर्ड वॉलंटरी होगा। अब ये देखिए ओब्लिगेटरी उसने सिनोनिम दिया है, ओब्लिगेटरी का भी मतलब है कि आप उस चीज़ को करने के पाबंद हैं। 10th वाला क्वेश्चन है आगे एंटोनिम ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का उसने पूछा है कि मोस्ट, अब ये देखें वो आपको एक हेडिंग से क्वेश्चन पूछता है, उसने हेडिंग दी थी कि मोस्ट नियरली अपोजिट। ऑनेस्टी का मोस्ट नियरली अपोजिट क्या होगा, ऑनेस्टी का मोस्ट नियरली अपोजिट डिसऑनेस्टी ही होगा। क्लेवर तो हो नहीं सकता, क्लेवर तो चालाक होता है, रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, फेलियर नाकामी नहीं हो सकता, तो ये भी आसान सा था। आगे देखते हैं क्लेम। काम का मतलब होता है पुरसकून होना, जैसे ही वॉज काम एंड पीसफुल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब ये देखें उसने अपोजिट पूछा है, उसने यहाँ पे सिनोनिम भी दिया है ताकि बच्चे गलती कर सकें, पीसफुल, रिलैक्स, कूल, यहाँ पे उसने सिनोनिम भी दिए हैं ताकि बच्चे कोई ना कोई गलती कर दें और इनमें से कोई ऑप्शन लगा दें जल्दी में। लेकिन आपने जल्दी में नहीं लगाना, आपने सोचना है, आपने पहले ये ऊपर वाली हेडिंग पढ़नी है कि हेडिंग में दिया क्या गया है मोस्ट अपोजिट वर्ड। आपने हेडिंग से पढ़ना है कि मोस्ट अपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसलिए इसके मुताबिक मोस्ट अपोजिट वर्ड ही लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नर्वस। काम का अपोजिट नर्वस। लो का अपोजिट क्या होगा, लो का मतलब है कम, थोड़ा। अब ये देखिए माइन्यूट का मतलब थोड़ा कम छोटा, लिटल भी थोड़ा, शार्ट थोड़ा कम छोटा, ये सारे उसने सिनोनिम दिए हैं। और हाई जो है, हाई यहाँ पे जो दिया गया है लफ्ज़ वो एंटोनिम है, तो हमने एंटोनिम ही ढूंढना था। तो हमने इंग्लिश के पेपर की डिस्कशन कर ली।
पैसे आपको पता चल गया कि नज़्म के पास पेपर में जो पैटर्न था इंग्लिश का वो क्या रहा है। पैसेज आपने सीखा कि पैसेज भी आ सकता है, पैसेज में से कैसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, वो सिनोनिम पूछ सकता है एक वर्ड दे के, वो एक वर्ड दे के एंटोनिम पूछ सकता है। इसी तरह वो आपसे सेंटेंस कंप्लीशन भी पूछ सकता है, और एरर करेक्शन में आपको एक ई ऑप्शन भी देख सकता है जिसमें वो पूछेगा कि नो एरर। तो आपने इसके मुताबिक अपनी इंग्लिश की तैयारी जारी रखनी है, इंशाल्लाह आपके नाम आएंगे। तो अगर आपको डिस्कशन पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और